नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है सभी दर्शकों का जीवन साथी कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि रिश्ते तो जो है वो भगवान बनाता है, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, लेकिन उनको निभाने की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी होती है। और धरती पर जब ये रिश्ते बनते हैं तो उन्हें निभाना और उनके महत्व को, उनकी अहमियत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल का समय ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि हम इन रिश्तों को समझें, इनकी अहमियत को समझें और जीवन में जो इसकी भूमिका है उसके महत्व के बारे में भी हमें जानकारी हो। ऐसा ही एक रिश्ता है जीवन साथी का, जिसके तहत बहुत सारे रिश्ते जो है वो जुड़े रहते हैं, एक परिवार उससे बना रहता है। अगर जीवन साथी का जो रिश्ता है वो मजबूत है तो एक परिवार भी मजबूत बनता है। तो आइए जानते हैं आज के जीवन साथी के कार्यक्रम में जो हमारे साथ गेस्ट है कि उनका ये रिश्ता कैसा रहा, उनका ये सफ़र कैसा रहा। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है कृष्णा स्नेही जी, जो कि भाषा अध्यापक है गवर्नमेंट स्कूल में, और उनके साथ है डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है ठेऊ कॉलेज में, और साथ ही साथ इनको जो साहित्य के क्षेत्र में इनको एक अपनी ख्याति प्राप्त है और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग जो है इनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दर्शकों, 22 साल का ये सफ़र इनका रह चुका है, जो हम शादी के बाद का कह सकते हैं। काफ़ी अरसा माने या फिर ये कहे कि ये जो समय है वो चुटकियों में बीत गया, ये तो इनसे ही पता चलेगा। तो आइए जानते हैं कि 22 साल का ये सफ़र कैसा रहा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहते हैं कि कैसा ये सफ़र रहा। जब मैं अविवाहित था जी, उससे पूर्व जब मेरे साथियों की शादियां होती थी तो उनके लिए मैं कुछ तुकबंदियां करता था। उसमें एक तुकबंदी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मुझे अनायास ये याद आ गई। अविवाहित जीवन बसर करता है आदमी अपने परिवार के परिवेश में, जिंदगी का स्टाइल बदलने आती है नियति एक पत्नी के वेश में। तो अगर मैं यूं कहूं कि मेरी ज़िंदगी के स्टाइल को जो मेरी पत्नी के वेश में मेरे साथ 22 वर्ष पूर्व जुड़ी है, उसने कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी के स्टाइल को अपने हिसाब से बदला है, या उसको परिष्कृत किया है, परिमार्जित किया है, या विकसित किया है। और उसी का प्रतिफल है कि जीवन के बड़े सारे उतार चढ़ाव के बाद हम आज आपसे इस रूप में मुखातिब हो रहे हैं। विकसित करना एक बेहतर शब्द हो सकता है यहाँ पे। चलिए, तो अब कृष्णा जी से भी जानते हैं कि कैसा ये उनका 22 साल का सफ़र रहा, क्योंकि इन्होंने तो कुछ लाइंस में, जो कि साहित्यकार होने के नाते इन्होंने कहा, तो आप अपने शब्दों में कैसे इसे बयां करेंगे? जी मैम, 22 वर्षों के सफ़र में कई उतार चढ़ाव आए। अचानक शादी का तय होना, उसके बाद बाल बच्चे, उनका पालन पोषण, फिर अपनी पढ़ाई और साथ में इनकी पढ़ाई, फिर बच्चों की पढ़ाई, उसके साथ साथ कई सुख दुख, बस चलता ही गया। लेकिन जो ये 22 साल का सफ़र होता है, कई बार हम कहते हैं कि देखिए 2 साल हो गए, फिर 4 साल हो गए, फिर 10 साल हो गए, तो पता ही नहीं चला। ऐसा कुछ आपको लगा कि ये 22 साल का सफ़र लंबा था? इतना तो नहीं। जब हम सोचते हैं कि हमारे को 22 साल हो गए तो लगता है 22 साल है तो बहुत ज़्यादा, पर लगने ऐसा कुछ नहीं रहा है कि इतना हो गया है हमारे को साथ साथ। क्योंकि एक निरंतर जो बिजी आदमी रहता है, उसमें भी एक समय जो है वो पता ही नहीं चलता कब बीत गया। हाँ जी, बिजी लाइफ में नहीं पता चल रहा जी। तो सबसे पहले अब यही जो बात है वो आपसे ही जानना ज़रूरी है कि अगर हम 22 साल पहले जाएं तो कैसे ये रिश्ते की शुरुआत हुई, किस तरह से जो है वो रिश्ता आया, और वो बात बड़ी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, आपकी तरफ से क्या रिएक्शन थे, ये बात जानना चाहते हैं। ये अरेंज मैरिज थी। रिश्ता आया था, रिश्तेदारों ने तय किया था, बस उसके बाद 6 महीने के अंदर हमारी शादी तय हो गई। फरवरी में हमारी एंगेजमेंट हो जाती है और 3 मार्च को हमारी शादी कर दी जाती है। जी। बस हम इस सोचने का मौका भी नहीं दिया गया। जी। बस। तो आपकी तरफ से क्या रहा, क्योंकि कितना ये सफ़र दूर था जो आपकी शादी हुई, और कैसे ये बातचीत आगे बढ़ी? देखिए, जब मेरी शादी तय हो रही थी तो बड़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग, हमारी शादी में दोनों की अवस्थाएं अलग अलग रही है। इनके लिए बिल्कुल अचानक था, शायद मेरे लिए अचानक नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार के लोग या मैं, उस दौरान होता ही एक शादी का दबाव था कि भाई जोड़ी जाए। फिर आप सेटल्ड भी थे, जॉब? हाँ, जॉब भी थी। चलो, मतलब संतोषजनक जॉब नहीं थी लेकिन जॉब थी। तो इस बीच मेरे लिए तो ये एक फिल्मी कहानी की तरह, हम आपके हैं कौन फिल्म की कहानी थी ना, उसमें
सलमान खान और माधुरी दीक्षित वाली जो स्थिति थी ना, क्योंकि मैं भी हीरो मानता था अपने आप को, तो कमोबेश वही स्थिति है हमारी और यही है। तो मेरे घर से मेरे चचेरे भाई की बारात जाती है, वो इसकी मौसेरी बहन के यहाँ जाती है, तो दूल्हा दुल्हन की शादियाँ हो रही थी अपनी जगह, और हम अपने आप को विचार कर रहे थे कि कहाँ हम अपने आप को फिट होते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं मैं तो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर पा रहा था, तो शायद इसने उतना नहीं सोचा। बाद में वो, चूँकि पहाड़ों में रिश्तेदारियों में ही शादियाँ होती, ज़्यादा दूर का फासला है नहीं हमारा, सिर्फ 5-6 किलोमीटर के परंपरागत रिश्तेदारियाँ हैं जहाँ, और नज़दीकी होने के बावजूद भी हम पहले से परिचित नहीं थे जी। लेकिन मेरे लिए वो परिचय वैसा हो गया कि 6 महीने में वो रिश्तों में तब्दील हो गया। तो आपने ज़रूरी नहीं समझा कि पहले परिचय यहाँ किया जाए, सीधे परिवार की तरफ से आपने परिचय लेना ज़रूरी? वो मतलब सारी चीज़ें एक साथ ही जुड़ी है। वो परिवार का परिचय भी हुआ, परिवार तो परिचित थे लेकिन उनकी बातचीत भी बड़ी, तो इस बीच चूँकि हम भी सक्षम थे, खैर ये चंडीगढ़ में थी, मैं इधर था, तो शादी का पूरी तरह से तय होने से पहले हमारी बातचीत हो गई, हमारा जो वो मधुर मिलन हुआ वो उसी की परिणति है कि हम आज यहाँ हैं। जी। तो 2003 के आसपास जैसे आपने कहा कि आपको सोचने का मौका नहीं मिला, आप पढ़ाई कर रही थी उस दौरान, आपका क्या परिस्थिति थी उस समय? जी, मैं उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, मैं चंडीगढ़ में थी। तो उसी टाइम इनका हमारे घर रिश्ता आता है जी, शादी तय हो जाती है, बस इतना ही था जी। उसके बाद का सफ़र, शादी के बाद का सफ़र। तो आपने उस समय सोचा कि मुझे अभी शादी करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा कुछ जैसे होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं आप, किसके साथ साथ इतनी जिम्मेवारी वाला जो एक जिम्मेदारी आपने निभानी है, वो उसके लिए आप तैयार थी? उसके लिए मैं तैयार तो नहीं थी क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था इनकी फैमिली में एडजस्ट होना। इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, तो उस फैमिली में मुझे एडजस्ट होना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरी पूरी लाइफ मतलब बचपन से लेकर मैं हॉस्टल में ही रही हूँ। मैं खेल में थी तो बचपन से लेकर हॉस्टल में रही हूँ। मेरे को काम कम, जैसे घर के काम काज से मैं तो इससे बहुत ही दूर थी, तो एक डर भी लगता था कि जब शादी हो जाएगी तो किस तरह से एडजस्ट करूँगी मैं इनकी फैमिली में। फैमिली बड़ी है, कोई कुछ बोल देगा, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण काम था ये कि शादी तो हो जाएगी, उसके बाद मैं एडजस्ट कैसे करूँगी। तो कैसा वो समय रहा जो आपने एडजस्ट किया, और जो आप कह रहे हैं कि एक हॉस्टल में आपने समय बिताया और घर के कामकाज तक आपको उससे जुड़ी नहीं थी आप, तो वो कैसा समय रहा आपके लिए? कठिन रहा या फिर समय के साथ साथ सारा आपने? नहीं, समय के साथ साथ सब आसान हो गया। घर वालों की सपोर्ट मिली, मतलब मेरे जो सास ससुर है उनकी बहुत सपोर्ट मिली। कुछ नहीं आता समझाते थे, बोलते थे, मैं करते जाती थी, उसी से आदत बनती गई और आज अच्छा है सब कुछ। आज आप परफेक्ट वाइफ हाँ और अब तो मदर और सारी जो जिम्मेदारी है वो आपने निभाई है। तो लड़कियों का तो चेंज होता है, जैसे कल्चर तो आपके डिफरेंट नहीं था, सेम कल्चर में था। लड़कों के जीवन में भी क्या थोड़ा सा बदलाव आता है या फिर कैसा, किस तरह का बदलाव आता है, किस तरह की जिम्मेवारियां जो आपके ऊपर भी पड़ती है और आपको भी समझना पड़ता है? मेरी जिंदगी में तो बड़ा भारी बदलाव आया जी। मैं पूरी तरह से इसके निर्भर हो गया। पूरी निर्भरता, मेरा खान पान, मेरा वेशभूषा, मेरा रहन सहन, मेरी पूरी जीवनचर्या। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसका जीवन का बहुत बड़ा समय जो है वो पढ़ाई में गुजरता, आज भी गुजर रहा है, आज भी हूँ। लेकिन जो घर की जितनी दायित्व था, जो एक जिससे घर का एक सुखद वातावरण की निर्मित होती है, उसमें एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो रहा है जी। और उसके अलावा जो दूसरे जो दायित्व होते हैं, जिसमें एक जो पुरुष की भूमिका रहती है, जिसमें आय व्यय, घाटा बाधा या निर्माण कार्य या कुछ दूसरी परिकल्पनाएं होती है, वो जो सामूहिक रूप से चलती है, उसमें एक बराबर सहयोग रहा है। और मेरी तो पूरी निर्भरता आज तक, और ये निर्भरता ना निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि शायद घटती होगी। कई मामलों में मैं अब भी बोलता हूँ कि मैं नालायक आदमी हूँ कुछ क्षेत्र में, जैसे कोई खरीद फरोख्त करनी है, कोई साज सजावट करनी है, या खान पान, खाना बनाना या खाना, इन सब चीज़ों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो सारा प्रबंधन जो है, घर की साज सजावट है, रहन सहन की व्यवस्था है, खान पान है,
या हमारा अपनी साज सजावट है, हमारे कपड़े लत्ते जो कुछ भी है, जी जी जी, वो उसमें मेरी पत्नी की ही विशेषज्ञता है, और उसी विशेषज्ञता का लाभ अगर मुझे मिल रहा है तो उसमें कोई दो राह नहीं, वो मिल रहा है। मैं उसको बेबाकी से कहता हूँ कि ये हमारी वास्तु स्थिति है। ये तो होनी ही चाहिए, और ये तो सभी लड़कियों का शायद एक कार्य रहता है कि ये सारे कार्य जो है उसमें परफेक्ट वो खुद ही हो जाती है धीरे धीरे। तो एक और अगर बात की जाए कि जैसे आप पढ़ाई कर रही थी तो आपने आगे सोचा कि मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है, ऐसी कोई बात आपकी ससुराल से हुई हो, जैसे कि शादी जब हो रही है कि मुझे आगे भी पढ़ाई करनी हो, तो कभी ऐसी दिक्कत आई कि नहीं वहाँ से भी आपको ये सहयोग मिला कि आप आगे पढ़ सकते हैं, अपना कार्य जारी रख सकते हैं? जी, जब हमारी शादी तय हुई थी तो जब मैंने घर में ये बात रखी थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, तो ससुराल की तरफ से यही बोला गया था, इनके पापा की तरफ से, कि आप पढ़ाई हमारे घर में भी शादी के बाद कर सकते हैं। तो हमारे पापा ने भी यही बोला कि जब हमारे को ऐसे बोला गया कि शादी के बाद आपको पढ़ाई के लिए मना नहीं की जाएगी, आप पढ़ाई कर सकते हो, तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बहुत टाइम बाद कर पाई मैं, क्योंकि शादी के बाद बाल बच्चों के इसमें हो गए, फिर वो उनका पालन पोषण जब थोड़े बड़े हो गए उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। पर पढ़ाई वो है कि अपना स्पोर्ट्स छोड़ के मुझे दूसरी तरफ मुड़ना पड़ा, पढ़ाई की तरफ मुड़ना पड़ा स्पोर्ट्स छोड़ के। जी जी जी। तो स्पोर्ट्स आपके हॉबी में था या फिर आप एक चाहती थी कि मुझे इसी में आगे इसी फील्ड में आगे फ्यूचर आप ढूंढती थी उसमें? फ्यूचर तो मैं स्पोर्ट्स में ही ढूंढती थी, पर घर की परिस्थितियों के कारण स्पोर्ट्स छोड़ दिया जी। फिर मैं पढ़ाई की तरफ मुड़ गई। उसके बाद मैंने बीएड की, क्योंकि उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन ही हो गई थी, शादी जल्दी हो गई थी 23 साल में। ग्रेजुएशन के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चों के बाद बीएड की, बीएड के बाद टेट के बाद एमए, बस जी। और फिर आप एक मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं कि आपने अपने आप को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, जैसे आपने कहा कि आप एकदम इतनी सारी जो चीज़ें थी वो आपको सीखनी पड़ी, उसके बावजूद भी आपने अपनी हॉबी को भी एक साइड में रख अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाई, और उसके साथ अपने आप को अगली कोई फील्ड के लिए भी तैयार किया। तो ये कितना मुश्किल होता है, और एक अगर आप एक लड़की होने के नाते ये कहें कि किस तरह से ये मैनेज किया जा सकता है, कोई भी अगर लड़की हो? नहीं, अगर हमें करना हो, किसी भी लड़की के हो, अगर इस ऐसी पढ़ाई जारी रखनी हो अपनी शादी के बाद, तो वो रख सकती है जी। परिवार वालों का सपोर्ट हो, हस्बैंड का सपोर्ट हो, तो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आप जब पढ़ रही थी तो पूरा सहयोग आपको इनकी तरफ से मिलता था? हाँ जी, मेरे परिवार का पूरा सहयोग था, हस्बैंड का भी और सास ससुर का भी जी। तो जो आपने उनसे वादे किए थे कि आपने इनकी पढ़ाई जारी रखनी है, उनमें आपने किस तरह से सहयोग दिया कि आप अब पढ़ सकते हैं, या कभी ऐसा भी रहा है कि आपको ये कहना पड़े कि नहीं आप अभी नहीं कर सकते, आगे कर सकते? मैं तो जीवन पर्यंत पढ़ ही रहा हूँ। मैं क्या, हमारे घर का संस्कृति ऐसी है, चाहे मेरे पिताजी थे, मेरे ताया जी थे, चाचा जी थे, वो जब तक रहे वो खुद पढ़ते रहते थे, तो मैं तो पढ़ता ही था। तो बच्चे छोटे थे और साथ में मैं बोलता था कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। और जब पढ़ाई सिर्फ हम दो तरह की होती है, जैसे मेरी आज की मैं पढ़ाई है तो किसी परीक्षा के लिए नहीं है, वो महज अपने ज्ञानवर्धन के लिए है जी। तो जो मेरी पत्नी की जो स्थिति थी, वो स्थिति थी कि वो सिर्फ ज्ञानवर्धन पर्याप्त नहीं था, उनको एक योग्यता को साबित प्रमाणित करने के लिए एक डिग्री का होना जरूरी था। तो इन्हीं परिस्थितियों में सिर्फ 2 वर्ष का हमारा बेटा था, 4 वर्ष की बेटी थी, बीएड करने का मौका था। तो वो, क्योंकि अगर आपको शिक्षक या शिक्षिका बनना है तो उसके लिए बीएड अनिवार्य हो गई थी। तो उस परिस्थिति में भी बीएड की, दिन में कक्षा में जाना, रात को आना, बच्चे को देखना, या आज तुम सुविधा संपन्न युग में जी रहे हैं, गाड़ियां हैं, आने जाने की सुविधा है, लेकिन 15-16 साल पहले जब बीएड की उस वक्त इतनी सुविधा नहीं थी, या घर की परिस्थितियां भी उतनी अच्छी नहीं थी कि जहाँ हम सारी चीज़ें बड़ी सहजता से कर सकते। छोटे बच्चों के साथ दिक्कत रहती है। तो वो किया है, किन किन परिस्थितियों में किया है वो तो एक महिला ही जान सकती है कि उसने जान सकते उसका जो दिलो दिमाग था वो बच्चों के पास भी रहता था जब बच्चे छोटे, और वो समझते नहीं थे। जी जी जी। हाँ, कई बार ऐसे होते थे, इसके चार्ट बने होते थे, वो चार्ट जो है बच्चे फाड़ लेते थे, या उसके ऊपर उनको ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो सब चीज़ें झेलनी पड़ती है, लेकिन अगर
आदमी के पास संयम है, धैर्य है या कर गुजरने की कुछ क्षमता है तो वो हो जाती है, हो सकती है। हमें एक तरफा नहीं सोचना चाहिए कि अब उसके बाद जीवन खत्म हो जाता, खत्म कुछ नहीं होता, सक्षमता रहती है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इतना स्ट्रगल करना, छोटे बच्चों के साथ फिर पढ़ाई भी करनी, घर की जिम्मेवारियां भी संभालनी, बच्चों को भी संभालना, और उसके साथ साथ क्योंकि हम अगर पढ़ाई कोई भी कर रहे हैं तो उसमें भी एक बर्डन तो होता ही है। अपने आप को वहाँ पे भी आपको परफेक्ट साबित करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पेपर भी अच्छे होने चाहिए, मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। तो कैसे वो मैनेज किया आपने? बहुत मुश्किल आई, क्योंकि छोटे बच्चे थे, पढ़ाई के लिए भी कम टाइम मिलता था, घर जाओ इतना दूर जाना पड़ता था, बस का सफ़र था, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। पहले घर पहुंचो, फिर खाना बनाओ, फिर बच्चों को ये देखो। बच्चे भी ये सोचते थे पूरे दिन मम्मी नहीं थी, अब आइए तो वो भी निकलने का नाम ही नहीं लेते थे, बैठे रहते थे मम्मी के पास ही। फिर अपना पढ़ाई का भी करना पड़ता था रात भर, कभी 12 बज जाते थे, कभी 1 बज जाते थे, फिर सुबह फिर से 4 बजे 4:30 बजे उठ जाओ, फिर बच्चों का भी देखो, फिर तैयार, फिर उसी बस में वापस बीएड के लिए। जी, लेकिन वो जो दौर होता है एक स्ट्रगल का हम कह सकते हैं, उसके बाद जो उसके नतीजे आते हैं और अच्छे आते हैं तो एक लगता है सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ नहीं, जो हमने स्ट्रगल किया उसका परिणाम तो अच्छे आए, कम से कम अच्छा हो गया, अब सब कुछ सेटल डाउन हो गया। कभी आपको ऐसा लगा हो? हाँ जी, उसके बाद एक अच्छी सी फीलिंग आई कि चलो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, जो मैंने छोड़ा था। नहीं तो मुझे यही रिग्रेट होता रहता कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं कर सकती थी, मैंने नहीं की, शायद अब बच्चे हो गए, बच्चों के बाद भी नहीं पढ़ सकती मैं। पर ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, घर वालों की सपोर्ट से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। जब पूरा सपोर्ट रहा, बच्चों को देखा, सास ने घर में पूरे दिन भर, शाम, कभी रात को भी नहीं जाती थी वापस, कभी इधर ही रहना पड़ता था। जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होते थे तो मैं बहुत कम जाती थी घर। फिर सारे दोनों बच्चे उन्होंने ही खुद ही देखे, कभी ये भी घर पर नहीं होते थे, फिर उनके ही जिम्मे होते थे दोनों बच्चे। तो ये जो परिवार का सहयोग होता है, ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज, एक हम कह सकते हैं कि जो जीवन साथी ये कार्यक्रम है और जो रिश्ते निभाने में जो सास ससुर या माता पिता का जो सहयोग रहता है वो कितना ज़रूरी होता है। और बच्चों के लिए जो माहौल मिलता है दादा दादी का, वो भी एक अलग माहौल मिलता है। उसके बारे में आप बताएं, जो रिश्तों का जो तालमेल है वो कैसे रहना चाहिए? देखो, जो हम रिश्तों की बुनियाद है वो समायोजन पर निर्भर करती है जी। अगर हम दोनों पति पत्नी हैं, अगर हम एक दूसरे को एकोमोडेट नहीं कर सकते तो हमारा रिश्ता का निर्वहन नहीं हो सकता है जी। वही चीज़ ये रिश्ते जोड़ के होते हैं। इन जुड़े हुए रिश्तों से नए रिश्ते पनपते हैं। जैसे बच्चे हो गए, बच्चे माँ और बाप दोनों से अपनी तरह की उनकी अपेक्षाएं रहती। अगर हम उनके साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते तो वहाँ भी वो दिक्कत पैदा हो जाती है। हमारी नई पीढ़ी में ये दिक्कतें इसी वजह से आ रही है कि माँ बाप की अपनी दुनिया है, बच्चे अपनी दुनिया में जी रहे हैं, जिसको हम पीढ़ीगत अंतराल बोलते हैं। या हमारी पिछली पीढ़ी है जिसमें हमारे माँ बाप होते हैं, तो उनके साथ और हमारे साथ भी कमोबेश वो दिक्कत पहले में थोड़ी कम थी, हमारे आगे वाली पीढ़ी में वो दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। अगर हम उस तरह का समायोजन कर बैठते हैं जैसे हम कर रहे हैं, हम भी 22 वर्षों से अधिकांश समय हमारा साथ नहीं गुजरा। मेरी नौकरी कहीं और रही, तब ये घर में थी। आज इसकी नौकरी इधर है, मेरी नौकरी उधर है, मैं उधर जाता हूँ। सप्ताह अंत में ही या पक्ष में हम मुलाकात होती है, बाकी तो ये दूरभाष से ही काम चल रहा है। लेकिन सब हम एक दूसरे की प्रतिपूर्ति है। इसकी निर्भरता मेरे ऊपर है, मेरी निर्भरता इधर है। तो ये तब ये जो सारा चीज़ें है वो चल रही है। रिश्तों का निर्वहन भी तभी हो रहा है। इसमें तनाव या दबाव या किसी तरह का विक्षोभ नहीं है। इसलिए प्रसन्नता है जब हमारा जो सामंजस्य है उस रिश्तों को बड़ी अच्छी तरह से निर्वहन कर पा रही है। परिवार की अवधारणा भी उन्हीं रिश्तों पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी सहजता से उसका निर्वहन हो रहा है। एक बहुत ज़रूरी बात, जैसे हम आपने कहा कि पढ़ाई में आपने सहयोग किया है और जैसे आप खुद भी जॉब कर रहे थे, तो एक आदमी का एक ये भी नज़रिया रहता है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, मैं कमा रहा हूँ, या ऐसे भी कुछ दबाव रहते हैं, ऐसे कुछ प्रेशर रहता है। आपने कितना सहयोग दिया इनका कि नहीं, आपको भी अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, आपने पढ़ाई पूरी करनी है, आप भी जॉब करोगे तो एक अलग वो आज के समय में जो हमारी पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी में बहुत बड़ा प्रश्न है ये, जो अपने वजूद को पहचानने के लिए। वो मेरी पत्नी में भी वो चीज़ें थी कि
मेरी इतनी उपलब्धियाँ हैं, ये वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है, कि भाई इतनी मेरी उपलब्धि है, कि इसका आउटपुट क्या है। लेकिन हमारे परिवार की जो हमारी सुखद जीवन होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जीवन का वो प्रारंभिक काल जो हमारे विवाह के बाद का जो सबसे क्रूशल टाइम होता है, जब बच्चे होते हैं या उनके भरण पोषण पालन पोषण की बारी, उनकी देख रेख की बारी आती है, तो वो समय मेरी जॉब थी, इनकी जॉब नहीं थी। उस वक्त भी जॉब मिल रही थी, इनको जॉब मिल रही थी, लेकिन हमने नहीं ली क्योंकि हम जीवन में एक सुकून चाहते हैं। उस वक्त मेरी ये स्टेटमेंट थी जो आप बोल रहे हैं कि जब मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता था कि भाई यहाँ कुंठा पैदा ना हो जाए, कि मेरे होने का मतलब तो तब है कि भाई मेरे जो सर्टिफिकेट है ये काम आ जाए। तो जब कालांतर में जब वो समय आया और हमें लगा कि बच्चे बड़े हो गए, हमारी व्यवस्था ठीक हो गई है, तो ईश्वर की कृपा बोलो या इनकी मेहनत बोलो, या चलो मैं तो एक जिसको बोलते हैं वो एक सहयोगी के रूप में रहा हूँ, और वो सब चीज़ें कारगर हुई। तो आज नौकरी भी अच्छी, दोनों की नौकरी बहुत बढ़िया चल रही है जी। आज आपके दोनों की जो है सेटल्ड लाइफ है, और जैसे एक एस्केप ढूंढा जा सकता है कि अगर आप शादी हो चुकी है, जो आज के समय में हम लड़कियों को कह सकते हैं कि अगर कोई लड़की ये सोचे कि मुझे तो शादी करके ये करना पड़ेगा, शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी या ये नहीं कर पाऊँगी, तो उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से कि नहीं, अगर आप शादी भी हो जाती है, इवन आपको रिश्ते संभालने हैं, तो जिस तरह से आप अपने मम्मी पापा के पास रह रहे वैसे ही वहाँ पे है, उस तरह से आप सारी चीज़ें एक साथ करके वो रिश्ते भी निभा सकते हैं और एक अपने लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर सकते हैं नया। जी बिल्कुल। अगर किसी लड़की को पढ़ाई छूट जाए शादी से पहले, अगर शादी हो जाती है उसकी, तो शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती है, बशर्ते उसके हस्बैंड का साथ होना चाहिए और फैमिली वालों का पूरा सहयोग होना चाहिए, और उसमें भी एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए उस परिवार में, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में सेटल होना बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल की लड़कियां बहुत ही मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के पास जिस तरह से रहती है, थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती है, शुरू में आती है मुश्किल, उस मुश्किल को झेलना तो पड़ेगा जी, फिर सब कुछ अचीव कर सकते हैं जी। और वो दोनों तरफ से होता है। जो आज की जनरेशन है, अगर हम रिश्तों की अहमियत है तो वो समझने की ज़रूरत है, तो सारे कुछ कार्य जो है अच्छे से हो सकता है। अच्छा, चलिए कुछ हंसी वाले पल, कुछ यादगार लम्हे वो भी साझा कीजिए जो आपको लगता है क्योंकि एक वो तो है ही कि स्ट्रगल रहता है जब हम कुछ भी कार्य करते हैं, लेकिन कुछ सुखद जो रहता है वो भी अनुभव आप साझा कर सकते हैं। सुखद तो जब भी कभी तनाव लगता है तो वैसे तो मैं साहित्य का सृजन करता हूँ, ज़माने में कभी गीत भी लिखता था, जब कभी। चलिए तो फिर इनके लिए दो लाइन है जो इनके लिए मैंने अभी तक नहीं लिखा तो नहीं लिखा नहीं है। लिखा नहीं मलाल है कि आपने इतना लिखा है, मेरे लिए कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मेरा जो कविता संग्रह है 20 वर्षों की कविताएं हैं, चर्चित कविता संग्रह है इंटरनेट पर मेरा गांव, वो मेरी पत्नी के लिए समर्पित है। एक चीज़ वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने अपनी पत्नी के लिए लिखना है, जो मेरी जीवन की अर्धांगिनी है, मेरे लिए पत्नी अर्धांगिनी है, तो इनके लिए तो मैं एक बड़ा महाकाव्य लिखने की आवश्यकता है, चंद पंक्तियों या कुछ पंक्तियों ने। तो जब भी कभी ऐसी तनाव वाली स्थिति होती है ना, जब भी कभी इनको असहज फील होता है, तो मैं कोई ना कोई गाना सुना देता हूँ इनको इनके लिए मैं कोई गाना गा लेता हूँ, तो इसलिए शायद परिवार में वो अवस्था बन जाती है। मैं वैसे भी गुनगुना लेता हूँ कभी, और इनकी कई बार कई अदाओं पर भी मैं गाना गा लेता हूँ। वो ऐसे नहीं कि मैं 20 साल पहले ही गाता था, आज भी गा लेता हूँ, और मुझे लगता है कि अगले 20 वर्ष बाद भी मैं गाऊंगा। आज कौन सा गाना आप इनके लिए डेडिकेट कर रहे हैं? कौन सी वो 2 पंक्तियां हैं? 2 ही पंक्तियां गाऊंगा जी। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तीसरी चीज हमें जरूरत ही नहीं है। आगे भी गा सकता हूँ, मैं नहीं गाऊंगा, मैं गाने शौक में वो समअप हो जाता है ना, समअप हो जाता है, सब कुछ मिल गए दिल खिल गए। हम तो ये बल्कि आने से जिसके आए बाहर, मेरे लिए वही चीज़ है ये। इसलिए हम हफ्ते में मिलते हैं तो हफ्ते भर हम एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही जैसे प्रेमी प्रेमिका करते हैं इंतजार। अभी वही आप साहित्यकार के रूप में अब बाहर आ रहे हैं, और हम मैम से जानना चाहते हैं अब कृष्णा जी से कि जो एक छोटी छोटी नोक झोंक होती है पति पत्नी के रिश्ते में, वो कितनी ज़रूरी है, आप में होती है कि नहीं होती है, होती है तो कितने समय तक वो रहती है? नोक झोंक तो चलती रहती है मैम, पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं होती। कभी आधे घंटे में ही निपट जाती है,
जी। कभी 1 घंटा भी लग जाता है, पर 1 दिन से ज़्यादा नहीं रही। बस नोक झोंक का वैसे मौका कम ही देते हैं, ये अनसुना ही कर देते, सुनते बहुत कम है। क्योंकि जब तो ये कविताएं वगैरह लिखते रहते हैं अपने, अगर हम सारे कुछ बोलते रहेंगे, मैं बोलूँगी, बच्चे बोलेंगे या सास जी बोलेंगे, बात करते हैं इनसे, पता नहीं सुनते ही, सुनाई ही नहीं देता शायद। क्योंकि फिर वो थोड़ी देर बाद पूछेंगे क्या बोला था जी, तो उसमें नोक झोंक होती नहीं है, फिर हम रहने देते कि इनको रहने ही दो। जी जी, वो एक एकांत जो आपको चाहिए होता है लिखने के लिए, उसकी ज़रूरत आपको होती होगी, क्योंकि एक जो विचार में आप चले गए तो फिर उससे वापस आना। हाँ, जब विचार है तब तो चाहे कोई भी सामने कुछ नहीं है। मैंने वो कई बार जब ये सामने है विचार आ गया तो फिर मैं उसमें खो गया। जी। और जब विचार नहीं है तब तो मैं अकेला हूँ, तब भी मैं औरों के साथ होता हूँ, तब कोई दिक्कत नहीं। और विचार वो लाया नहीं जाता, नया आ जाता। जी, अपने बच्चों के बारे में भी बताएं और अपने परिवार के बारे में बताएं, कौन कौन आपके परिवार में है अभी? अभी तो सास जी है जी। और 2 बच्चे हैं, 2 हम हैं, 5 है। ऐसा इनका बहुत बड़ा परिवार है, कम से कम 50 लोग तो होंगे ही। जी। बहुत बड़ा और परिवार। आप जब परिवार के साथ, पहले तो आप अलग रहते थे, चंडीगढ़ रहते थे, तो अब जब परिवार के साथ आप रहते हैं, इतने सारे लोगों के साथ आप रहते हैं, तो कैसा आपको कैसा महसूस आपको लगता है? सबसे अच्छा तभी लगता है जब परिवार इकट्ठा होता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तब सारे लोग मिलते हैं और तब एक सुखद अनुभव होता है जी। तब बहुत अच्छा लगता है। सब लोग ही इकट्ठा होना तभी होता है हमारे को जब कोई फैमिली फंक्शन हो। ऐसे तो सब अपनी इसमें बिजी है। तो ये आपने एक अच्छा मैसेज लास्ट में दिया है कि जब हम एडजस्ट करते हैं तो वो पूरा परिवार के साथ जब एडजस्ट करते हैं तो वो सुखद अनुभव वही हो जाता है जब आप परिवार के साथ फिर होते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छे विचार साझा किए। जीवन साथी कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जीवन साथी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।